हे माय डियर स्टूडेंट्स, तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास में कि हमारे अपकमिंग एग्जाम्स में ना इवेल्यूएटिव टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चंस जो है किस टाइप के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम्स में आ सकते। तो स्टार्ट करें, आइए लेट्स स्टार्ट इट। इवेल्यूएटिव का टॉपिक अपकमिंग एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन जो आने के चांसेस हैं दैट इज एक्सप्लेन द पर्पस ऑफ ईवे बिल इन जीएसटी, यानी कि ईवे बिल का क्या पर्पस है, जीएसटी में ईवे बिल क्यों जनरेट किया जाता है। ठीक है, सो देखो क्यों किया जाता है, में से कोई बताएगा मुझे, कमेंट सेक्शन में लिखकर बता दो। अरे इसीलिए करते हैं ना कि हमारे गुड्स का हेसल फ्री मूवमेंट हो। हेसल फ्री मूवमेंट का क्या मतलब है कि बीच में ये ना हो कि कहीं कोई प्रॉब्लम आ रही हो, कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को रोकना पड़े गाड़ी को कि अरे वे दिखाओ आप कौन से गुड्स लेकर जा रहे हो, सही लेकर जा रहे हो, कुछ स्मगलिंग तो नहीं हो रही एंड ऑल। ठीक है, तो हेसल फ्री मूवमेंट हो सके गुड्स का। सेकेंड स्टूडेंट्स क्या है कि एक तरीके से ना हमारे गुड्स की ट्रैकिंग होती है कि हाँ ये गुड्स यहाँ से यहाँ पे स्टेट ए से स्टेट बी में गुड्स मूव हो रहे हैं। अब कैसे कोई ट्रैक कर पाएगा। ठीक है, सो ये एक ट्रैकिंग सिस्टम भी है गवर्नमेंट के लिए कि जिससे पता चल जाता है उनको जब ईवे बिल जनरेट करते हैं कि गुड्स जो है वो हरियाणा से पंजाब में जा रहे हैं। ठीक है, सो टू एक्ट एज एन इफेक्टिव टूल टू ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स। थर्ड क्या आता है, टैक्स इवेजन ना हो। टैक्स इवेजन का मतलब होता है टैक्स की चोरी। अब एक बात बताओ, अगर मान लो मिस्टर ए ने मिस्टर बी को गुड्स सप्लाई करे, ठीक है, मिस्टर ए जो है वो हरियाणा से है और मिस्टर बी जो है वो उत्तराखंड से है, यूके, नॉट द यूनाइटेड किंगडम, उत्तराखंड की बात कर रही हूँ। तब यहाँ पर स्टूडेंट्स यहाँ इन्होंने ये सेल करा रहे, ये कहते हैं चलो हम गवर्नमेंट को बताते ही नहीं कि हमने जो है कुछ कुछ सेल आउट करे। जब रिवेन्यू जनरेट होगा, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली गवर्नमेंट विल गेट टू नो कि हाँ भाई गुड्स जो है वो हुए हैं, तो इन्हें आईजीएसटी, क्योंकि दूसरी स्टेट है तो आईजीएसटी जो है इन्हें पे आउट करना पड़ेगा। ओके, सो टू चेक द टैक्स इवेजन इन द कंट्री कि भाई कंट्री में किसी भी तरीके की टैक्स की चोरी ना हो। चलो फिर आता है स्टूडेंट फोर्थ, फिजिकल इंटरफेस टू पे फॉर डिजिटल इंटरफेस रिजल्टिंग इन एलिमिनेशन ऑफ स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट। ये क्या है, चलिए आइए देखते क्या होता है। पहले क्या था स्टूडेंट्स, जब वैट का जमाना था, पता है आपको गुड्स मूव करने बहुत डिफिकल्ट होते थे। क्यों, रीजन इज, अब मान लो यहाँ पर ना एक चेक पोस्ट बना होता है। चेक पोस्ट क्या होता है कि अगर आप किसी स्टेट में एंटर कर रहे हो, ठीक है, या फिर वो कहीं पे भी चेक नाका लगाते हैं, टोल लगाते थे, ठीक है, नॉट द टोल प्लाजा वाला, मतलब एक तरीके से वो यहाँ पे रोक लेते थे कि चलो भाई रुको, गाड़ी चेक कराओ, कौन से गुड्स लेकर जा रहे हो इसमें। उसी में कम से कम मैं बोलूंगी कम से कम 1 घंटा तो भी वेस्ट, गवर्नमेंट का भी और जो गुड्स सीज कर रहा है उसका भी। उसके बाद उसको सारे बिल्स दिखाने पड़ते हैं, बहुत सारी जो है प्रॉब्लम्स आती थी। इसीलिए स्टूडेंट्स क्या किया गया, यहाँ पर देखो एक तरीके से पहले जो फिजिकल चेकिंग होती थी उसको डिजिटल में इन्होंने चेंज कर दिया, कि जिसकी वजह से वो स्टेट बाउंड्री, स्टेट्स की बाउंड्री पे जब चेक नाके होते थे वो एलिमिनेट हो गए, क्योंकि हम पहले ही बताते चल रहे हैं कि देखो जी वी आर जनरेटिंग एन ईवे बिल, वी आर मूविंग ऑन गुड्स फ्रॉम द हरियाणा टू ओके उत्तराखंड केस। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन 1 में किसी को भी डाउट है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो। मैं दोबारा रिपीट करी, ईवे बिल का टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको लाइटली मत लेना। ओके, और आपको और भी कौन कौन से टॉपिक्स लग रहे हैं डीटी, आईडीटी, ऑडिट, अकाउंट्स पे जो आप चाहते हो कि मैं यहाँ पे डिस्कस करवाऊँ, तो वो भी मुझे बता दो। ठीक है, चलो तो कितने हमने पढ़े, 4 पर्पस है इसके, हेसल फ्री मूवमेंट, ट्रैक मूवमेंट ऑफ गुड्स, चेक टैक्स रीजन इन द कंट्री, एंड उसकी वजह से क्या हो रहा है, स्टेट बाउंड्री चेक पोस्ट जो है वो एलिमिनेट हो गए। नेक्स्ट आता है, ठीक है पर्पस पता चाहिए आप, लेकिन क्या हर बंदे को ईवे बिल जनरेट करना है, नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। तो किसे करना है, दैट इज व्हेन एन ओ इज रिक्वायर्ड टू जनरेट एन ईवे बिल। भाई देखो पहली बात तो उसने 2 क्वेश्चन पूछिए, किसको करना है और कब करना है, तो दोनों के आंसर दोगे, एक का आंसर दिया हाफ मार्क्स में। ठीक है, ठीक है, तो अब इसमें स्टूडेंट्स पहली बात तो ईवे बिल उसको जनरेट करना है जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू कितनी हुई, कोई बताएगा क्या पृथ्वी जल्दी, अप टू 50,000 नहीं, एक्सीडिंग 50,000 कितनी होगी, 50,000 से ज्यादा, 50,000 तक पे नहीं उतरे हो। लेकिन अगर आपकी कंसाइनमेंट जो मूव हो रहा है उस गाड़ी में जो आपका कंसाइनमेंट रखा है उसकी वैल्यू 50,000 से ज्यादा है, तो ईवे बिल जनरेट करना पड़ेगा। क्लियर, फिर बात है कि क्यों करना पड़ेगा, मैं कहीं पे बार बार कहीं जा रहे हैं, हमें कुछ भी हमारे पास है, मान लो कोई मोबाइल फोन है या एनीथिंग एल्स, वो 50,000 से ज्यादा का है। ठीक है, तो क्या ईवे बिल लेकर घूमे क्या, नहीं,
आप समझते हैं कि उसकी कब तक उसकी ज़रूरत होती है। तो देख, अगर स्टूडेंट्स कोई भी रजिस्टर्ड जो पर्सन है वो गुड्स यूज कर रहा है, क्या कर रहा है, वो गुड्स यूज कर रहा है, क्या बोल रहा है, गुड्स यूज कर रहा है 50,000 से ज्यादा की, तो उसको ये भी जनरेट करना पड़ेगा। गुड्स क्यों मूव हो रही है, कुछ सप्लाई हो रही है, या अदर देन सप्लाई को रीजन है बट रिलेटेड टू बिजनेस पर्पस है, या फिर स्टूडेंट किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन से उससे गुड्स परचेज करे। हाँ, इसमें वो क्यों करेगा जो मंगवाना है, क्योंकि देखो अनरजिस्टर्ड पर्सन से करी है, इसका मतलब यहाँ पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पे उसको टैक्स वगैरह पे करना पड़ रहा होता है, ठीक है ना। या फिर अनरजिस्टर्ड पर्सन से कर लिए, अब जिसके पास जीएसटी का रजिस्ट्रेशन नहीं है वो तो कैसे गवर्नमेंट को बताए, तो भाई तुम खुद बताओ ना कि गुड्स मंगवा रहे 50,000 से ज्यादा केस। ओके, सो ये बिल वहाँ भी जनरेट करना पड़ेगा। अच्छा, कहाँ ये जो इन्फॉर्मेशन है उसको देरी होती है, तो जब हम ई वे बिल जनरेट करते हैं, कौन सा फॉर्म नंबर फाइल होता है, GST EWB 01। EWB स्टैंड फॉर द ई वे बिल, ठीक है। इसके पार्ट ए में स्टूडेंट जो है अपनी गुड्स की इंफॉर्मेशन उसको वहां पर देनी पड़ेगी। गुड्स मूव करने से पहले रास्ते में नहीं दे सकता, बिफोर कमेंसमेंट ऑफ सच मूवमेंट, ठीक है। फर्स्ट तो जिसकी कंसाइनमेंट वैल्यू 50,000 से ज्यादा है उसको ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। सेकेंड, कोई भी अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर मतलब जिसका अपना एक प्लेटफॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन, उस पर बाकी सब सप्लायर जो है आकर रजिस्टर करवाते हैं अपने आप, ठीक है। या फिर कोई कोरियर एजेंसी है, ठीक है, तो वो रजिस्टर्ड पर्सन वो इज लायबल टू जनरेट ई वे बिल कैन ऑथराइज अ ट्रांसपोर्टर, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी तो फर्निश डिटेल्स इन पार्ट ए ऑफ ई वे बिल। अब ये क्या है, हाँ समझना, मैंने क्लास में आपको करवाया भी था, क्या पढ़ा था स्टूडेंट्स उसमें। एंड इज वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, इफ यू नो एनी ऑफ योर फ्रेंड्स हु वांट्स टू जॉइन द क्लासेस फॉर द May or June 2024, सो प्लीज लेट देम नो कि CSCMA इंटरमीडिएट की क्लासेस ऑलरेडी स्टार्ट हो गई है, दे कैन जॉइन एनी टाइम, ठीक है। चलो, अब स्टूडेंट्स यहाँ पर बात आती है, ये पर्सन ना ये एक इसको ई वे बिल जनरेट करता था क्योंकि इसकी गुड्स की मूवमेंट हो रही है दैट इज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, ठीक है। हुआ क्या, अब इससे एक कोरियर एजेंसी को हायर कर लिया कि भाई तुम मेरे गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सको। अगर ये चाहता है, ठीक है, नॉट जस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जस्ट वेट आउट, ठीक है। इसको मैं थोड़ा करेक्शन कर देती, कोई भी पर्सन, मैंने यार ECO लिख दिया, कोई भी पर्सन, ठीक है, नॉट जस्ट द ECO, एनी पर्सन, कोई भी पर्सन, अगर इसकी गुड्स की मूवमेंट 50,000 से ज्यादा है और ये जो गुड्स मूव कर रहा है ना, कि किसी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू कर रहा है, किसी ट्रांसपोर्टर के थ्रू कर रहा है, किसी कोरियर एजेंसी के थ्रू कर रहा है, तो ये इनको कह सकता है कि भाई ये जो ई वे बिल जनरेट करना है, इसकी जो इन्फॉर्मेशन फाइल करनी है वो आप कर देना GST EWB 01 पार्ट नंबर 8, ठीक है। तो रजिस्टर्ड पर्सन जिसकी लाइबिलिटी थी वो ऑथराइज कर सकता है ट्रांसपोर्टर को, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर और कोरियर एजेंसी को कि भी आप डिटेल्स फर्निश कर देना। अगर खुद से करना चाहे और कर सकते हैं। अगर मान लो वैल्यू 50,000 से कम है या 50,000 तक वॉलंटरी करना चाहते हो, डेफिनेटली कर दो, कोई नहीं रुकेगा, ठीक है। सो वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन ऑफ ई वे बिल भी हो सकता है। रजिस्टर्ड पर्सन और ट्रांसपोर्टर में वॉलंटरी मन बाई स्वयं की बंसीज, ठीक है। तो अगर कंसाइनमेंट वैल्यू जो है वो अप टू 50,000 है तब भी कर सकते हैं। समझ आ गए तीनों पार्ट्स? तीनों पार्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर एग्जाम में ये पूछा जाएगा क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, how to compute consignment value, very important and repeating very I have repeated very time to the class itself कि भाई अगर वैल्यू जो है 50,000 से ज्यादा है कंसाइनमेंट वैल्यू, बट इस कंसाइनमेंट वैल्यू में क्या क्या ऐड होगा, क्या क्या लेस होगा, वो भी तो पढ़ना है, देखते हैं। सो हाउ टू कंप्यूट द कंसाइनमेंट वैल्यू फॉर द जनरेशन ऑफ ई वे बिल। तो ठीक हमारे पास टू है CGST रूल्स, CGST रूल्स में दिया हुआ है, देखिए यहाँ पर, तो CGST रूल्स के अंडर एक रूल है 138, ठीक है। वो बता रहा है कि भाई देखो मैं बता देता हूँ रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 1 कि आपको जो कंसाइनमेंट की वैल्यू निकालनी है उसमें क्या क्या होगा। एक तो जो वैल्यू आई है एज पर सेक्शन 15, सेक्शन 15 क्या है, यानी वैल्यू ऑफ सप्लाई जिसके अकॉर्डिंग हम निकाल रहे हैं ट्रांजेक्शन वैल्यू। इससे वैल्यू ऑफ सप्लाई का चैप्टर अभी तक नहीं किया, पर देखो एक आई वर्डेश हो रहा है ना, भी गेट उसमें कंप्लीट वैल्यू ऑफ सप्लाई आप कर सकते हो, डैट टेली रेजन 40 मिनट्स, सो प्लीज डन इट, ठीक है। अब ट्रांजेक्शन वैल्यू,
किसमें, जो आपने एज पर सेक्शन 15 निकाली और उसके बाद उसको इनवॉइस में या बिल ऑफ सप्लाई या डिलीवरी चलान जो भी उसका बनना था एज अ केस में भी आपने उसमें लिख दिया। सेकेंड मैम, इसमें टैक्स इंक्लूड होगा? हाँ जी होगा, क्योंकि इंक्लूसिव वैल्यू लेते हैं इसमें, ठीक है। तो अगर कोई CGST लगाया हुआ, ऑब्वियसली लगाया होगा, या SGST है, UTGST है, IGST है, GST कॉम्पनसेशन सेस है, किसी भी तरीके का टैक्स है इसमें इंक्लूड होगा। यहाँ पर काफी स्टूडेंट्स गलती कर जाते हैं, उनको लगता है अरे अभी तक वैल्यू ऑफ सप्लाई में कहा था एक्सक्लूड रहेगा। अरे भाई वैल्यू निकाल दी, सेक्शन 15 पहले वैल्यू निकाल ली फर्स्ट पॉइंट पे, सेकंड में टैक्स ऐड करो तभी तो पता चलेगा कि हाँ आपका इतना टैक्स वाला बन रहा है। सब कुछ देख के 50,000 की वैल्यू कंप्यूट होगी, ओके। और क्या नहीं होगा तो स्टूडेंट कुछ अगर कोई भी वैल्यू है एग्जम्प्टेड सप्लाई यानी जिस पे टैक्स नहीं लगता, क्लियर, तो वो इसमें एक्सक्लूड रहेगा। अब आप सोचोगे मैम ऐसे केसेस में अगर एग्जाम सप्लाई थी तो GST वालों को इन्फॉर्मेशन क्यों दी उसने? कुछ कुछ जैसे जा रहे हैं उसकी, ठीक है। अब यहाँ पर पर्सन है चिंतामणि को जो है ऋतिक रोशन ने ऑर्डर दिया कि भाई ठीक है तुम जो है मेरे पास 1 लाख रुपए का सामान भिजवा देना। अब सामान जो है ऋतिक रोशन ने ऐसा कुछ सामान बता दिया चिंतामणि को जिसमें से कुछ गुड्स जो है, मान लो लेट्स अज्यूम 70,000 के गुड्स जो है दे आर टैक्सेबल गुड्स और 30,000 के एग्जाम्प्टेड है, उन पर GST नहीं लगता। अलग अलग कार्यों से भेजेगा नहीं, तो एक साथ भेजेगा, पेमेंट तो एक साथ होगी ना। तो ऐसे केसेस में स्टूडेंट्स ये जो 30,000 की वैल्यू है ये एक्सक्लूड रहेगी, इसको इंक्लूड करके हम जो उसकी कंसाइनमेंट वैल्यू में वो नहीं देखी, क्या। So it should exclude the value of exempted supply, of course, where the invoice is issued in respect of the suppliers. Okay. Question number 4. Again, I'm repeating kahi doubt, so please let me know. First part, Yash and Company, a manufacturer and supplier of plastic goods. A manufacturer है और supplier है plastic goods का, is registered under the GST in the state of Maharashtra. Okay. Yash and Company sold plastic goods to a retailer seller in Punjab. Yash and Company जो कि कहाँ से है स्टूडेंट्स? महाराष्ट्र से। उन्होंने एक रिटेलर को जो कि पंजाब से है कुछ सामान सप्लाई किया है 43,000 का, एक्सक्लूडिंग GST लेविएबल एट 18%, इस पर 18% का GST लगना है। नाउ इट वांट्स टू सेंड द कंसाइनमेंट ऑफ सच प्लास्टिक गुड्स टू द रिटेलर सेलर इन पंजाब। वो कह रहे जी देखो मुझे सामान भेजना है, आप ये बता दीजिए कि क्या लीवेबल मैंडेटरी है या नहीं है। क्या देखोगे? सिंपल सी बात, 50,000 वाला जो पॉइंट है वो यहाँ पर आ रहा है या नहीं। तो देखो ऐसे क्वेश्चंस में जहाँ पर 2 पार्ट से इंस्टेड ऑफ रिपीटिंग द लीगल प्रोविजन इन द एग्जामिनेशन बिकॉज वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होगा, मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ। एक बारी में लीगल प्रोविजन लिख दो, उसके बाद यानी जो लॉ है, क्लियर, उसके बाद जो मैंने आपको बताया था कि एक बार उसका प्रोविजन बताकर ऐसे केसेस में जब केस आ रहा है, स्टडी आ रही है, आप उसको डिस्कशन एंड कंक्लूजन करके बता देंगे कि भाई देखो ये आंसर है। फर्स्ट लीगल प्रोविजन जो दोनों के लिए, उसके बाद पार्ट करके लिख दो कि भाई डिस्कशन जो है मैं फर्स्ट पार्ट का कर रहा हूँ और देन में सेकंड का, ठीक है। लेट्स डू। तो पहले फर्स्ट का करते हैं। लीगल प्रोविजन तो यही था हमने कि भाई मैंडेटरी होता है अगर आप 50,000 से ज़्यादा की उसकी वैल्यू है, कंसाइनमेंट वैल्यू में टैक्सेस भी इंक्लूड होंगे, लेकिन अगर वो एग्जॉम्प्टेड वैल्यू है तो हम माइनस, ठीक है। 43,000 वाज द वैल्यू जो एक्सक्लूडिंग GST है, तो 43,000 में अब हम 18% ऐड करेंगे क्योंकि उसका GST लग रहा है 18%, ये आ गया 50,748। अब क्योंकि स्टूडेंट्स यहाँ पर मूवमेंट जो हो रही है कंसाइनमेंट वैल्यूज एक्सीडिंग 50,000 रुपीज, सो ये उसको मैंडेटरी ईवेबल जनरेट करना होगा, ठीक है। सेकंड पार्ट देखते हैं। मिस्टर एक्स जो कि रजिस्टर्ड डीलर है अंडर GST wants to transfer certain stock of goods from its factory located in Pune to the location of buyer, ठीक है। पुणे से उसने क्या मतलब महाराष्ट्र से महाराष्ट्र में कुछ सप्लाई करना है, फॉर दिस उसने एक इनवॉइस जनरेट करा। आइटम ए 40,000 की वैल्यू, GST रेट 12% लग रहा है 48,800, ठीक है। GST अमाउंट तो टोटल आ गया 44,800। बी 25,000 बट इट इज एग्जाम्प्टेड सप्लाई और इसका टोटल आया 25,000 रुपये। डिस्कशन जरा बताओ स्टूडेंट। मैम नहीं, अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में आ गया होगा इसलिए नहीं क्योंकि इंटरेस्टेड नहीं, तो ये आंसर बिल्कुल गलत है, ठीक है। इट्स नॉट अबाउट द इंटरेस्टेड एंड द इंटरेस्टेड, इट इज अबाउट द वैल्यू। एग्जाम्प्टेड की वैल्यू नहीं थी, यानी हम सिर्फ और सिर्फ 44,800 कंसिडर करेंगे। ये जो एग्जाम्प्टेड की वैल्यू है 25,000 को इसको नहीं लेना, एग्जाम्प्टेड ऐड नहीं कर। तो क्योंकि वैल्यू 50,000 से कम है
सो ये विल जनरेट करने की ज़रूरत नहीं है। रिपीट कर रही हूँ, इंटरस्टेट का चक्कर नहीं था, ठीक है, तो गलती मत करो। क्वेश्चन नंबर 5, इट इज़ मैंडेटरी। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, क्लास समझ आ रही है, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना कि कितने अच्छे से आपको टॉपिक समझ आ रहा है, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो हाँ वो भी ले सकते हो। वीडियो को लाइक, कमेंट और अपने और फ्रेंड्स के साथ जिनके एग्जाम्स आने वाले हैं प्लीज़ शेयर भी कर देना। इट इज़ मैंडेटरी टू फर्निश द डिटेल्स ऑफ कन्वेंस इन पार्ट बी ऑफ ई-वे बिल। उन्होंने कहा क्या ये ज़रूरी है कि ई-वे बिल के पार्ट बी में कन्वेंस यानी वो जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसकी आपको डिटेल फाइल करनी होती है। कमेंट करते हैं कि क्या ये सही है या गलत, जल्दी बताओ। एक्चुअली इट इज़ पार्शियली वैलिड। क्यों स्टूडेंट पार्शियली वैलिड क्यों है, जल्दी से बता दो। क्या पढ़ा था हमने कि कन्वेंस की डिटेल कब करनी होती है? क्या ये मैंडेटरी है? मैंडेटरी मीन्स कंपल्सरी है कि हर जगह ये हमें करना होगा, या फिर भाई कुछ था कि अगर ऐसा कोई पर्टिकुलर लिमिट आ रही है तो उसके बाद कन्वेंस की डिटेल पढ़नी है। पार्शियली वैलिड है, क्यों? क्योंकि कंडीशन है। मैंडेटरी नहीं। जनरली ई-वे बिल इज वैलिड फॉर मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय रोड ओनली व्हेन द कंप्लीटिंग इन्फॉर्मेशन इज फर्निश्ड इन पार्ट बी। कंप्लीट लिख लेना है, ठीक है। जब पार्ट बी में जो है आप कंप्लीट इन्फॉर्मेशन फाइल कर दोगे कन्वेंस की डिटेल को लेकर। हाउएवर अगर उसके केस में जो डिस्टेंस हो रहा है मूवमेंट का, इफ इट इज अप टू ₹50, सॉरी हाँ रुपीज कितनी आदत होगी ना बोलने की, काउंट्स वगैरह करवाते हैं, तो इफ इट इज अप टू 50 किलोमीटर तो स्टूडेंट्स वो चाहे तो फाइल करे पार्ट नंबर बी में कन्वेंस की डिटेल और चाहे तो ना करे, तो मैंडेटरी नहीं है, ठीक है मैम। कहाँ से कहाँ तक की मूवमेंट? अरे प्लेस ऑफ बिजनेस से कंसाइनर की प्लेस ऑफ बिजनेस से यहाँ पे ट्रांसपोर्टर के पास जा रहा है, या फिर ट्रांसपोर्टर से कंसाइनी के पास जा रहा है, ठीक है ना। सो दोनों ही केसेस में चेकआउट करो, अगर 50 किलोमीटर से ज़्यादा है तो पार्ट बी मैंडेटरी है, अदरवाइज मैंडेटरी नहीं है, ठीक है। ये मे और मे नॉट बी समझते तो पार्शियली वैलिड है। क्वेश्चन नंबर 6, एक्सप्लेन द प्रोविजन रिलेटिंग टू जनरेशन ऑफ ई-वे बिल इन केस ऑफ ट्रांसशिपमेंट। अब उसने कहा ट्रांसशिपमेंट के केस में क्या पढ़ाया था मैंने आपको कि ई-वे बिल जनरेट होगा किस तरीके से करना है और कैसे। ट्रांसशिपमेंट का मतलब क्या होता है कि कन्वेंस बीच में चेंज हो रहा है ना। तो देखो गुड्स मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम ओरिजिनल कन्वेंस टू अनदर ड्यू टू अनफॉर्सीन एक्सीजेंसीज लाइक ब्रेकडाउन ऑफ व्हीकल और समटाइम्स कंसाइनमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड बाय ट्रांसपोर्टर थ्रू ट्रांसशिपमेंट यूजिंग मल्टीपल व्हीकल्स। ट्रांसशिपमेंट होता क्या है? हमने बोला था ट्रांसशिपमेंट का मतलब है ये व्हीकल चल रहा है, ठीक है, अब इसके पास में गुड्स है, ये क्या कर रहा है, इसको डेस्टिनेशन पे पहुंचना है, डेस्टिनेशन डी पे। ये डी पे डायरेक्ट नहीं जा रहा, इसने बीच में व्हीकल चेंज किया ड्यू टू एनी कंडीशन, व्हीकल खराब हो गया या फिर सोचा ऐसे था कि मैं मल्टीपल व्हीकल्स यूज करूंगा या कुछ भी पॉइंट है। ऐसे केसेस को जब ये चेंज हुआ ना, इस पर आ गया, दैट मीन ने चेंज करके भेजा, तो दैट इज द केस ऑफ द ट्रांसशिपमेंट, ठीक है। तो जब वो ट्रांसफर करते पार्ट बी पे इंफॉर्मेशन फाइल करी थी मैं ई-वे बिल के, ठीक है। अब तो उसमें कन्वेंस की डिटेल फाइल थी, लेकिन कन्वेंस यानी वो जो व्हीकल है वो तो चेंज हो रहा है, तो बिफोर सच ट्रांसफर क्या करना पड़ेगा? अरे भाई सिंपल सी बात है, रेक्टिफिकेशन तो यही, उस पार्ट बी को अपडेट कर दो कि देखो मैं यहाँ पर जो है अपना व्हीकल चेंज कर रहा हूँ। अब ई-वे बिल चाहे तो कंसाइनर ने फाइल किया था, रेसिपिएंट ने, ट्रांसपोर्टर ने, जिसने भी किया है, मैं याद से उसको अपडेट करती थी, ठीक है। अब यूजर कैन अपडेट पार्ट बी एनी नंबर ऑफ टाइम्स, हाँ 2, 4, 10, 100 कितने बार, एनी नंबर ऑफ टाइम, पर जब ई-वे बिल की वैलिडिटी है उतने टाइम पीरियड में कितनी भी बार चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगर ई-वे बिल जो है गोज फॉर मल्टीपल मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन बिफोर रीचिंग डेस्टिनेशन, EWB can be updated with new mode of transportation by using option of update vehicle number। ये क्या फिर मैम मुझे पढ़ना होता है कैसे कैसे? अरे व्हीकल नंबर अपडेट करने का मैंने ऑप्शन ध्यान होगा क्लास में दिखाया भी था आपको, ई-वे बिल के इस पे पोर्टल पर दिखाया था ना, तो बस उसी तरीके से अपडेट व्हीकल नंबर करके आप उस ऑप्शन पे चूज कर सकती हो और आपका जो मल्टीपल मोड्स है आप वहाँ पर उनको अपडेट कर सकते। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 इज मिस्टर शाह, a consignor is required to move goods from अहमदाबाद से नाडियाड गुजरात में जगह है दोनों, वहाँ पर उसको सामान पहुँचाना है। उसने इसके लिए मेहता ट्रांसपोर्टर को अपॉइंट किया है, ठीक। मेहता ट्रांसपोर्टर सर्विस अहमदाबाद तो खेड़ा, इन्होंने क्या किया, अहमदाबाद से खेड़ा में वो गुड्स पहुँचाए फॉर मी कंप्लीटिंग द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स फ्रॉम खेड़ा टू नाडियाड। उसके बाद खेड़ा से गुड्स जो है वो नाडियाड में पहुँच जाते हैं। सॉरी अगर मैं इसकी प्रोनाउंसिएशन गलत कर रही हूँ, नाडियाड की वीकेंड्स आई थिंक यही होती है, बट स्टिल आई एम सॉरी अगर कुछ प्रोनाउंसिएशन करते, ठीक है।
मेहता ट्रांसपोर्टर नाउ हैंड्स ओवर द गुड्स टू पारिक ट्रांसपोर्टर, उसने पारिक ट्रांसपोर्टर को दे दिया। अब आप ये बता दो मुझे कि इस केस में क्या प्रोसीजर फॉलो होगा जब कंसाइनर ने ट्रांसपोर्टर को जो है गुड्स दिए, क्या उस पर ई-वे बिल वगैरह करना पड़ेगा। लीगल प्रोविजन, जहां किसी का नाम आ जाएगा मेहता ट्रांसपोर्टर एंड ऑल, वहां पर आपको दो करना काम, लीगल प्रोविजन लिखकर उसका डिस्कशन करना है। याद आ गया? तो लीगल प्रोविजन क्या है कि जब भी वो फर्दर पेमेंट हो रही है, यानी उसका जो डिटेल्स है कन्वेंस की वो चेंज हो रही है, कन्वेंस चेंज हो रहा है, क्योंकि देखो ना उसने पहले क्या था, छेड़ा में आकर उसने गुड्स रो दी। तो इन दैट केस एक तो वेट पार्ट बी को जो है अपडेट करना पड़ेगा। अभी पढ़ाया था क्लियर। उसके बाद में तो जिसने पार्ट ए फाइल किया था वही पार्ट बी को यहाँ अपडेट कर दे। फिर स्टूडेंट्स उसको क्या करना पड़ेगा, फर्दर द कंसाइनर और द रेसिपिएंट हु हैज फर्निश्ड द इंफॉर्मेशन इन पार्ट ए और द ट्रांसपोर्टर ने असाइन द ई-वे बिल नंबर टू अनदर रजिस्टर। उसके पास ई-वे बिल नंबर था ना, फिर दूसरे को दे दो कि हाँ देखो हम जो है इस इंफॉर्मेशन को अपडेट करना है पार्ट नंबर बी में। लिख के स्टूडेंट्स उसने क्या कहा, इसको क्रैप्स करके बताई थी कंफ्यूज ना हो। एक तो पार्ट बी में इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है, इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है तो वही जो पार्ट ए वाला कौन बंदा है उसको कहो कि ई-वे बिल का नंबर बता दें उसको कि इसमें आपको जो है ये इंफॉर्मेशन अपडेट करनी है। बट वंस द ट्रांसपोर्टर अपडेट्स डिटेल्स ऑफ कन्वेंस पार्ट बी, उसके बाद ट्रांसपोर्टर ने कन्वेंस की डिटेल चेंज कर दी तो कंसाइनर और रेसिपिएंट के पास स्टूडेंट दे आर नॉट अलाउड टू असाइन द ई-वे बिल नंबर टू अनदर ट्रांसपोर्टर। अब वो ये नहीं कर सकते, एक बंदा जा रहा है दूसरा ट्रांसपोर्टर है, चलो भाई आप ये लो ये नंबर देख, एक ट्रांसपोर्टर ने अगर उसको अपडेट किया है इसका मतलब जो अलाउड देन यू ऑथराइज देम, आपने उनको अपना ई-वे बिल नंबर बना किया है तो आप किसी और ट्रांसपोर्टर को नहीं दोगे। क्लियर? डिस्कशन क्या है इस केस में, क्या हुआ, क्या अलग अलग ई-वे बिल जनरेट करने, नहीं एक ही ई-वे बिल जनरेट करना है। पार्ट ए जो है या तो वो मिस्टर शाह या रेसिपिएंट ऑफ गुड्स या मेहता ट्रांसपोर्टर, जैसा उन्होंने सोचा होगा तीनों में से एक जो है उसने पार्ट ए फाइल किया होगा। फिर या वो खेड़ा पहुंचे तो मिस्टर शाह और द रेसिपिएंट ऑफ गुड्स जिसने भी पार्ट ए फाइल किया था या मेहता ट्रांसपोर्टर, उनको उस गुड्स के ट्रांसफर से पहले, एक तरीके से ट्रांसशिपमेंट ही है, गुड्स के ट्रांसफर से पहले पार्ट बी के डिटेल्स को अपडेट करना होगा। फिर फर्दर जब खेड़ा रीच कर दिए वो तो वो क्या करेंगे स्टूडेंट्स, अपना ई-वे बिल नंबर जो है वो उसको असाइन करेंगे। ठीक है कि भाई आगे की जो है फिर वो जो पारिक ट्रांसपोर्टर है ना नया वाला ट्रांसपोर्टर वो उसको अपडेट करेगा, एंड जब वो ऐसा करेगा तो वो किसी और ट्रांसपोर्टर को इसको दोबारा असाइन नहीं करेगा। या नाउ क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। स्टूडेंट्स अगर आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आपके पास एक ऑप्शन ऑन है, व्हाट यू कैन डू इट्स नीचे मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया हुआ है, यू कैन जॉइन दैट। आप कमेंट्स में भी अपने जो है क्वेरीज ले सकते हो ऑन ग्रुप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। एग्जामिन द करेक्टनेस ऑफ द स्टेटमेंट फर्स्ट जनरेटेड एंड ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल्ड, ऐसा कुछ था क्या, आई जी लिखते हैं। सेकंड, ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट, ये क्वेश्चन CA ITC RTP में 2020 का भी क्वेश्चन था। ठीक है, आप पहले फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड थर्ड पार्ट्स पे जाएंगे। फर्स्ट पे पार्शियली करेक्ट है, मैं ये नहीं कह सकती कि कभी भी ई-वे बिल कैंसिल नहीं हो सकता, कब कब हो सकता है वो देख लेते हैं। सो एज पर रूल नंबर 138 सब रूल नंबर 9 ऑफ CGST रूल, ई-वे बिल जो है वो कैंसिल हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिकली हो जाएगा, लेकिन उसकी टाइम लिमिट है, जब बनाया उसके 24 घंटे के अंदर अंदर करना पड़ेगा। सेकेंड 24 घंटे के अंदर। सेकेंड कंडीशन क्या है, सिर्फ और सिर्फ तब अगर अभी जो गुड्स है वो ट्रांसपोर्ट नहीं हुए या फिर स्टूडेंट जो ई-वे बिल की इंफॉर्मेशन थी उसके अकॉर्डिंग जो है गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं। ठीक है, चलो कि भाई ई-वे बिल जनरेट कर दिया उसके बाद गुड्स ट्रांसपोर्ट नहीं हुए तो ये यू कैन कैंसल, ट्रांसपोर्ट कर दिया मूवमेंट करती पिक्चर कैंसल से रेफर नहीं कर सकते। However, ई-वे बिल कैन नॉट बी कैंसल अगर उसको ट्रांजिट में वेरीफाई करती है, रास्ते में वेरीफाई हो गया कि भाई तो सामान सही आ रहा है। फिर बी पार्ट क्या था कि ई-वे बिल जनरेटेड इन वन स्टेट इज वैलिड इन अनदर स्टेट, क्या वो दूसरी स्टेट में वैलिड करता है। हाँ, ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये जो हमारा ई-वे बिल जनरेट होता है ये GST रूल्स के अंडर जनरेट हो रहा है और ये हर स्टेट हर यूनियन टेरिटरी में वैलिड है। वन नेशन वन टैक्स तो पूरे नेशन में वैलिड है। अब पार्ट इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। वन कंसोलिडेटेड ई-वे बिल कैन बी जनरेटेड फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस, उसने का बहुत सारे इनवॉइस थे, आप एक कंसोलिडेट इकट्ठा करके ई-वे बिल जनरेट कर सकते हो। इसकी वैलिडिटी पे कमेंट करो। CA इंटर्न May 22 एग्जाम्स पे ही आया था, ऐसा हो सकता है क्या, जल्दी बताओ स्टूडेंट, नहीं हो सकता।
क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि मल्टीपल इनवॉइसेस जो है वो एक ई-वे बिल के लिए जनरेट क्या नहीं हो सकती। अगर मल्टीपल इनवॉइसेस सप्लायर ने इशू करे हैं फॉर मूवमेंट आउटगोज, तो जितने इनवॉइसेस उतने ई-वे बिल जो है उसको जनरेट करनी पड़ेंगे। दस फॉर ईच इनवॉइस वन ई-वे बिल हैज टू बी जनरेटेड इररिस्पेक्टिव कि कंसाइनर सेफ है क्या है क्या नहीं। आपने जितना इनवॉइस बनाया उतने ई-वे बिल बनाओ, उसकी इंफॉर्मेशन क्योंकि उसमें डलेगी, ठीक है। हाँ बट नाम आपने पढ़ाया था ना ट्रांसपोर्टर कर देता था, हाँ वो कर सकता है। वो कैसे स्टूडेंट्स देखो, जब ये सारे ई-वे बिल जनरेट हो गए, ठीक है, तो एक ई-वे बिल जो है, अब ट्रांसपोर्टर जो है भाई वो कितने सारे ई-वे बिल संभाल के चलेगा रास्ते में। तो स्टूडेंट्स अगर एक ही व्हीकल पर सारा सामान जा रहा है तो ओनली एंड ओनली द ट्रांसपोर्टर कैन कंसोलिडेट दीस ई-वे बिल्स, ठीक है। तो सप्लायर नहीं कर सकता, ट्रांसपोर्टर कर सकता है। समझ आया नहीं आया? क्लियर? सो देखो यहाँ पे मैम फिर इसको ये क्यों बोला, उसने कहा था मल्टीपल इनवॉइसेस यू आर जनरेटिंग सो यू कैन, वो आप उनको इजीली कंसोलिडेट कर सकते हो। नहीं ट्रांसपोर्टर करेगा, वो भी पहले ई-वे बिल जनरेट होम इनवैलिड है। देखो वो कह रहा है कि भाई आप इनवॉइसेस का डायरेक्टली ई-वे बिल एक ही बराबर नहीं रख सकता, पहले ई-वे बिल जनरेट होंगी फिर ई-वे बिल कंसोलिडेट होंगे। क्लियर? वो ट्रांसपोर्टर के पास आके कंसोलिडेट हुई। चलो क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन ऑफ ई-वे बिल? कौन करता था? तो एज पर रूल नंबर 130 या सब रूल नंबर 1 देखो, किसी बंदे ने ई-वे बिल जनरेट कर दिया तो कॉमन पोर्टल पर सप्लायर रेसिपिएंट सबके पास ऑप्शन है कि वो देख ले कि भाई हाँ ये सही फाइल करिए। देखो अगर रेसिपिएंट ने ई-वे बिल जनरेट किया है, उसमें सप्लायर का नाम लिखा हुआ, उस बंदे से सामान आ रहा है, तो सप्लायर अगर रजिस्टर्ड है तो वहां पर वो देख सकता है, डिटेल्स उसके पास आ जाएंगी पार्ट ए भी, ठीक है। अगर रेसिपी ने ट्रांसपोर्टर ने करा है ना, अगर सप्लायर ने बनाया या ट्रांसपोर्टर ने इस टाइम पे ई-वे बिल बनाया तो रेसिपिएंट के बाद इंफॉर्मेशन आ जाती है। ऐसे तो कोई दयाज नाम लिखते बट ठीक है। उसके बाद सप्लायर या रेसिपिएंट अपना कम्युनिकेशन दे सकते हैं कि भाई हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, रिजेक्ट नहीं, ये तो गलत है, किसने कहा, हमने तो ऐसा नहीं करा, ठीक है। सो एज पर रूल नंबर 138 इंफॉर्मेशन इन पार्ट 8, अच्छा हम ई-वे बिल जनरेट करते हैं ऑफिस में, उसके बाद कुछ कहते ही नहीं, एक्सेप्ट करो, हाँ क्योंकि डीम्ड एक्सेप्टेंस है, यहाँ दिया हुआ है रूल 138 सब रूल नंबर 12 ने कहा अगर आपने कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दिया तो इट विल बी डीम्ड टू बी एक्सेप्टेड। ठीक है, मान लीजिए आपने एक्सेप्ट कर लिया, ओके, तब तक मानेंगे स्टूडेंट। तो देखो अगर कोई कम्युनिकेशन नहीं दी रिगार्डिंग द एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन तो विद एन ईयर ऑफ इंफॉर्मेशन अवेलेबल करी उसकी 72 आवर या जब गुड्स डिलीवर हुए, विच एवर इज अर्लियर, तब तक या तो कुछ बता देना या फिर हम मान लेंगे आपने मान इसको। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। एक्सप्लेन द वैलिडिटी ऑफ ई-वे बिल। हमें उसकी वैलिडिटी बताना है। अब क्या वैलिडिटी थी, वो कार्गो वाली वैलिडिटी याद आई, ओवर डैमेज फिर कितना होगा वही वायस में लिखा। तो हैज पर 138 सब रूल नंबर 10 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ई-वे बिल शैल बी वैलिड फॉर अ पीरियड एंड गिवन बिलो फ्रॉम द रेलवे डेट। अगर स्टूडेंट्स कार्गो जो है वो अदर देन ओडीसी है, ओवर डैमेज कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट जिसमें एटलीस्ट 1 लाख जो है वो शिप होनी चाहिए, ट्रांसपोर्ट बैग शिप होना चाहिए, तो कार्गो विच इज अदर देन ओडीसी, इन दैट केस स्टूडेंट्स क्या था वहाँ पे अप टू 200 किलोमीटर 1 डे की वैलिडिटी रहेगी। और अगर कार्गो सेम कार्गो दैट इज अदर देन ओडीसी वाला या मल्टी मॉडल शिपमेंट वाला फॉर एवरी 200 किलोमीटर, देखो 500 किलोमीटर तय करना था तो अप टू 200 किलोमीटर उसको 1 दिन की वैलिडिटी मिली, उसके बाद हर 200 किलोमीटर या 5 डे ऑफ के उसको 1 डे एडिशनल मिलेगा। ठीक है, इट मीन्स यहाँ पे फिर 1 डे आया, उसके बाद 500 अभी पार्ट है ना, इसके लिए भी उसको 1 डे मिल जाएगा, डेट इज 3 दिन की उसकी वैलिडिटी रहेगी अगर उसका जो किलोमीटर्स है डेट 500। क्या फिर बात आई, ये वो कार्गो था which is other than OTC और मल्टी मॉडल शिपमेंट, बट अगर ओवर डैमेज तो कार्गो या मल्टी मॉडल शिपमेंट है जिसमें एटलीस्ट 1 लाख शिप है, फिर क्या होगा, कम किया था क्या, डिवाइड बाई 10 याद आ गया, अप टू 20 किलोमीटर की डिस्टेंस के लिए 1 डे, अगर 20 फॉर एवरी एडिशनल 20 किलोमीटर ऑफ पार्ट देयर ऑफ 1 एडिशनल डे। क्या चलो रेलेवेंट डेट पर नहीं, कब से देखना है जब से ई-वे बिल जनरेट किया था। क्लियर? अच्छा वैलिडिटी क्या रहती है इसकी, क्या बताया था मैंने, तो स्टूडेंट द पीरियड ऑफ वैलिडिटी शैल बी काउंटेड फ्रॉम द टाइम एट व्हिच द ई-वे बिल हैड बीन जनरेटेड, जब वो जनरेट किया, और उसके बाद अब एक दिन, ये कब मान रहे हैं स्टूडेंट्स की एक दिन खत्म हो रहा है, ईच डे शैल बी काउंटेड एज अ पीरियड एक्सपायरिंग एट मिडनाइट ऑफ दैट डे,
डे के जो दिन आया उसका इमीडिएटली फॉलोइंग डे जो आ रहा है उसकी मिड नाइट को हम मारेंगे कि एक दिन पूरा हो गया, ठीक है। ऐसा नहीं है 11 बजे बनाया तो जी अभी 11 बजे तक का एक दिन है, नहीं, उसका नेक्स्ट डे का मिड नाइट, ठीक है। एक्सटेंशन करवा सकते हो तो स्टूडेंट जब तक ईवे बिल एक्सपायर नहीं हुआ, ठीक है। सो मान लो स्टूडेंट्स की को लगता है द गुड्स आर नॉट सपोज टू बी मूव, तो जनरली वैलिडिटी ऑफ ईवे बिल होती है वो एक्सटेंड नहीं कर पाती। या चलिए कुछ एक्सेप्शन है, कमिश्नर के पास पावर थी तो कमिश्नर चाहे तो वो काउंसिल की रिकमेंडेशन पे इसको एक्सटेंड कर सकता है, या फिर ट्रांसपोर्टर जो है वो एक्सटेंड करवा सकता है विद इन 8 आवर्स फ्रॉम द टाइम ऑफ इट्स एक्सपायरी। ट्रांसपोर्टर बना सकता है लेकिन वो भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस में, अगर उसको लग रहा है कि कोई दिक्कत आ रही है, मैं डेस्टिनेशन पे रीच नहीं कर पा रहा, ठीक है। बट पार्ट बी को ना भूल जाना और अपडेट कर देना, ओके। चल सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। अगली लिमिटेड अ रजिस्टर्ड सप्लायर wishes to transport cargo by road between two cities situated at a distance of 368 kilometers. Okay. Calculate the validity period of ease bill under Rule 138. वो कह रहा है कि ये जो कार्गो है ये एक ओवर डायमेंशनल कार्गो है। तो अब ये बताओ कि ये जो बंदा है 368 किलोमीटर उसको लेकर जाना है तो उसको कितने दिन की वैलिडिटी मिलेगी। देखिए स्टूडेंट, अभी हमने पढ़ा कि कितना कितना उसको टाइम पीरियड मिलता है। अगर वो ओवर डायमेंशनल कार्गो है तो क्या था, 20 किलोमीटर था ना। यस, उसको कितना जाना है स्टूडेंट, मैम उसको जाना है 368 किलोमीटर। तो वैलिडिटी ऑफ द पीरियड इज द डेज ऑन द रेलेवेंट डेट अप टू 20 किलोमीटर। ये 368 है ना उसका, तो वो यहाँ पर इसको काउंट करेगा। कैसे काउंट करेगा ये बताते हैं। देखो स्टूडेंट, सॉरी 20 किलोमीटर है, ठीक है। पहले 20 किलोमीटर के लिए तो उसको 1 डे मिलेगा, समझ आ गया। अब ये आया 368 किलोमीटर में से 20 किलोमीटर तो चला गया, कितना रह गया मैम, बाकी रह गया 348 किलोमीटर। 348 किलोमीटर को डिवाइड बाय 20 करो, कितना आया स्टूडेंट, जल्दी से बताइए। तो ये मैं भी कैलकुलेटर निकाल रही थी ना, आप भी निकाल लो फटाफट। देखो 348 डिवाइडेड बाय 20 कितना आ गया, दैट इज 17.4। अब 17.4 यानी इसको पूरा दिन मिलेगा, यानी 18 दिन उसको और मिलेंगे थी, तो यानी टोटल 19 डेज उसको यहाँ पर मिलेंगे। क्लियर। अब उसने नेक्स्ट पार्ट में बोला कि अगर ये जो पार्ट है ये देखिए, कंसाइनर ने क्या किया यहाँ पर, कंसाइनर हैंड ओवर इट्स गुड्स फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑन फ्राइडे टू द ट्रांसपोर्टर। However, a site transporter starts the movement of goods from consignor's warehouse to depot located at a distance of 600 kilometer on Monday. फ्राइडे को उसने क्या किया, सामान हैंड ओवर कर दिया, लेकिन उसने जो गुड्स की मूवमेंट स्टार्ट करी दैट इज ऑन मंडे। तो व्हेन विल बी द ईवे बिल बी जनरेटेड, ईवे बिल तब जनरेट होना चाहिए और वैलिडिटी कितनी रहेगी। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। अच्छा यहाँ भी क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है, बट मैंने बता दिया था कि अगर ये अदर देन ओवर डायमेंशनल होता तो फिर हम 200 किलोमीटर ज़्यादा चीज देखते हो, फिर क्या है। नाउ लेट्स थर्ड पार्ट, ईवे बिल विल बी जनरेटेड बिफोर कमेंसमेंट ऑफ मूवमेंट ऑफ गुड्स बाय ट्रांसपोर्टर ऑन मंडे। मंडे को मूवमेंट स्टार्ट करेगा तो मंडे से ईवे बिल जनरेट करना होगा। वैलिडिटी जो है इस दिन में रहेगी 3 दिन। कैसे रही, उसके किलोमीटर्स के बेसिस पर। कैसे, 600 किलोमीटर है ना, तो हर 200 किलोमीटर के लिए बढ़ने वाला की। इट इज अज्यूम, हम अज्यूम कर रहे हैं कि गुड्स जो है वो अदर देन ओवर डायमेंशनल कार। क्या कुछ दिया हुआ नहीं है तो यस यू कैन अज्यूम इट, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, कोई भी 8 केसेस बता दो जहाँ पर ईवे बिल जो है वो जनरेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्वेश्चन यहाँ तो सुना करो स्टूडेंट्स, जनरेट होने की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्लियर। हाँ, सब रूल नंबर याद डाल ही रहे तो चलेगा, बस ये याद रखा करो ईवे बिल के लिए रूल 138 है। ट्राई डाउन जैसे रूल 138 सब रूल नंबर 10 है, वेरी इंपॉर्टेंट, वो सब याद जरूर करो। बट कोई भूल जाओ तो चल जाएगा, बट रूल नंबर जरूर लिख देना। या अच्छा, क्या क्या बोला था मैंने आपको। पहली बात तो अगर गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रही है साइकिल पे, यानी नॉन मोटराइज कन्वेंस पे जिसपे मोटर नहीं है, इंजन नहीं है, तो इन दैट केस ईवे बिल जनरेट करने की जरूरत नहीं। गुड्स बट अदर देन द डी ऑयल स्टेट, अगर ट्रांसपोर्ट हो रही है, ऐसे गुड्स ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं जो कि टैक्स से एग्जर्व है, तो ठीक है, फिर जीएसटी वालों को इन्फॉर्मेशन चाहिए। बट बी ऑयल स्टेट के केस में ये नहीं होता, ठीक है। अदर गुड्स जो ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं, दे आर अल्कोहलिक लिक्विड फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, पेट्रोल, स्पीड बियर, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, ईटीएफ। क्यों, अरे भाई इन पे जीएसटी नहीं लगता मैम, फिर ये एग्जाम्प्टेड वाले नहीं कवर हो गए। नहीं, दे आर नॉट द एग्जाम्प्टेड गुड्स, याद करो। दे आर द गुड्स जिन पर अभी तक जीएसटी लगा ही नहीं। एग्जाम वो होता है जीएसटी चार्ट में आ गया लेकिन ताकि टैक्स नहीं लगेगा। सो बोथ आर द डिफरेंट थिंग्स। पॉइंट नंबर 4,
सप्लायर गुड्स जो कि नेगेटिव लिस्ट में आते हैं, यानी जिनको नॉट वर्क टू सप्लायर गुड्स मानना ना, सप्लायर ऑफ सर्विसेज। स्केड्यूल 3, गुड्स ट्रांसपोर्ट जो हो रहे हैं आर ट्रांजिट कार्गो फ्रॉम या टू, जा रहे हैं या वहां तक जा रहे हैं, ठीक है, नेपाल या भूटान से, तो उसके केस में भी हमें ये विभिन्न देखना चाहिए। सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर कंसाइनर है तो भाई हाँ वो कहेंगे हम ये बिल जनरेट करेंगे कैंपेन। ट्रांसपोर्टेशन जो हो रही है वो एम्प्टी कार्गो कंटेनर्स की हो रही है, खाली कंटेनर्स आ रहे हैं, करके एयरपोर्ट खाली आ रहा है, तो इन दैट केस ऑल्सो दैट इज नॉट रिक्वायर्ड टू जनरेट एनी बिल। क्वेश्चन नंबर 11, what are the documents required to be carried by a person in charge of a conveyance? कन्वेंस चला रहा है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स उसके पास होने चाहिए? तो स्टूडेंट एज पर रूल 138A कौन से थे? एक तो इनवॉइस होना चाहिए, या फिर बिल ऑफ सप्लाई, डिलीवरी चलान जो ईवे बिल की कॉपी होनी चाहिए, दैट इन द फिजिकल फॉर्म। ईवे बिल का नंबर होना चाहिए, या तो ईवे बिल की कॉपी हो फिजिकल फॉर्म में, या ईवे बिल का नंबर हो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, या फिर उसके कन्वेंस पे ईवे बिल नंबर जो है वो मैप हुआ हो RFID। RFID का होता है ट्रैकिंग सिस्टम, रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन डिवाइस उसके आगे लगा देते हैं जहाँ से ऑलरेडी वो ट्रैक हो जाता है। क्लियर? चलो, और क्या था स्टूडेंट्स में? क्लॉज डी इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ ईमेंट ऑफ गुड्स। कौन से वाला? ये वाला, यानी ईवे बिल की कॉपी बना नहीं चाहिए वो सब कुछ, अगर बाय रेल, बाय एयर या फिर बाय वेसल से जा रहे हैं तो फिर क्लॉज भी एप्लीकेबल नहीं होता। चलो, इम्पोर्टेड गुड्स के लिए क्या था? For imported goods, the person in charge of conveyance shall also carry a copy of bill of entry, क्योंकि गुड्स इम्पोर्ट हो रहे हैं, कस्टम ने बिल ऑफ एंट्री फाइल करी बताया होगा, तो इम्पोर्टर ने जो बिल ऑफ एंट्री फाइल करी है वो भी उसके पास होनी चाहिए, और उस पे ईवे बिल का पार्ट ए जो है उसका डेट एंड नंबर वगैरह सब होना चाहिए, ठीक है, साथ में वो भी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 12, अब क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लास्ट बट नॉट द लीस्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, तो बड़े ध्यान से देखिएगा, ये CA इंटर RTP में 2020 का भी क्वेश्चन है, 22 का, बहुत इंपॉर्टेंट। हाँ जी, ये CMA मॉडल पे बहुत इंपॉर्टेंट है। मिस्टर शुभम जो कि ट्रेडर है, रजिस्टर है GST दिल्ली, इज एंगेज्ड इन होलसेल मेस ऑफ टॉयज फॉर किड्स, ठीक है, वो होलसेल में जो है जो टॉयज के किट्स होते हैं वो सप्लाई करता है। मिस्टर नंदी रजिस्टर्ड अंडर GST पटियाला, रेगुलर फाइलर है, सप्लाइज टॉयज इन बल्क टू मिस्टर शंभू फॉर सेलिंग टू एंड कंज्यूमर्स। क्या हुआ? नंदी ने शंभू को गुड सप्लाई करे, नंदी जो है वो पंजाब से है और शंभू जो है वो दिल्ली से है, कि आगे आप जो है इसको सप्लाई कर देना, ठीक है। मिस्टर शंभू पेइंग टैक्स इन रेगुलर स्कीम इन दिल्ली, मिस्टर शंभू जो है वो रेगुलर स्कीम में टैक्स फाइल करता है, और उस टाइम में GST या 3B फाइल नहीं करी लास्ट 2 मंथ्स के, ओके। मिस्टर नंदी वॉन्ट्स टू जनरेट ईवे बिल फॉर टॉयज अमाउंटिंग टू ₹5 लाख, इसको 5 लाख का सामान बिका तो वो ईवे बिल जनरेट करना चाहता है। ऑल्सो मिस्टर नारायण ने अप्रोच किया मिस्टर शंभू को कि भाई मैं आपसे सामान 75,000 का खरीदना चाहता हूँ, मुझे जो है मेरे सन की फर्स्ट बर्थडे पर रिटर्न गिफ्ट देना है, ठीक है। शंभू वॉन्ट्स टू जनरेट एन ईवे बिल इन रिस्पेक्ट ऑफ एन आउटवर्ड सप्लाई। आप बताओ, 2 महीने की रिटर्न फाइल नहीं करी तो क्या नंदी और क्या शंभू वहाँ पर ईवे बिल जनरेट कर पाएंगे? क्या था स्टूडेंट्स, तब ईवे बिल जनरेट नहीं होता था, जल्दी बताओ। क्लास पर रूल 138 हमने क्या पढ़ा था? टैक्स पेयर जो है उसको डिसेबल कर देंगे ईवे बिल जनरेट करने से अगर उसका GST जो है वो एलिजिबल नहीं है। एलिजिबल कब नहीं होगा? तो GST को या फिर GST आइडेंटिफिकेशन नंबर को ब्लॉक कर दिया जाता है उस डिफॉल्टिंग सप्लायर के लिए जिसने ईवे बिल क्या किया है, उसने कुछ ना कुछ अपनी रिटर्न्स में गड़बड़ करी है, क्लियर? अच्छा, इम्पॉर्टेंट, डिफॉल्टिंग सप्लायर जब वो पर्सन सप्लाई कर रहा है ना तब उसको रोक लगाते हैं, वो रिसीव कर रहा है तो नहीं लगाते। तो फर्स्ट ऑफ ऑल GST जो है वो ब्लॉक करते हैं डिफॉल्टिंग सप्लायर का, ना कि डिफॉल्टिंग रिसीपिएंट या ट्रांसपोर्टर का, ठीक। अब पर्सन जो कि टैक्स पे कर रहे हैं रेगुलर स्कीम में, अगर उसने अपनी रिटर्न फाइल नहीं करी है फॉर द कंसेक्यूटिव पीरियड ऑफ 2 टैक्स पीरियड तो उसको डिफॉल्टिंग पर्सन मानते हैं। सस्पेंडेड GST जो है वो जनरेट नहीं कर पाएगा आपका ईवे बिल। हाँ भाई, जब वो सस्पेंड हो गया तो कैसे करेगा? हाँ बराबर, ईवे बिल जनरेट अगर आप रेसिपिएंट या ट्रांसपोर्टर कर रहे हो तो हो जाएगा। मैंने बोला सप्लायर का ब्लॉक करते हैं, रेसिपिएंट के नहीं। तो इन अदर वर्ड्स ईवे बिल जनरेशन फैसिलिटी ब्लॉक ओनली फॉर एनी आउटवर्ड सप्लाई, क्योंकि सप्लायर है ना कि इनवर्ड के। डिस्कशन क्या है इन द गिवन केस? इसका मतलब स्टूडेंट मिस्टर नंदी पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, एज मिस्टर नंदी वहाँ पर जो है रेगुलर रिटर्न फाइलर है, वो तो सही से रिटर्न फाइल कर रहा था तो उसने जो वो करेगा ईवे बिल जनरेट कर पाएगा। बट ईवे बिल जनरेशन जो है वो ब्लॉक कर दिया जाएगा शंभू के लिए जब वो मिस्टर नारायण को सामान भेजेगा, क्योंकि मिस्टर शंभू ने, अब मिस्टर शंभू सप्लायर है, उसने जो है GST या 3B 2 मंथ्स के लिए फाइल नहीं करी। ओके स्टूडेंट,
सो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा. कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट. उसके बाद स्टूडेंट्स, लास्ट बट नॉट द एक क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन IRN, इनवॉइस रेफरेंस नंबर. आपको ध्यान होगा ही मैंने आपको क्लास में बहुत अच्छे से कराया था. स्टिल जो स्टूडेंट्स ने क्लासेस नहीं ली हैं, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है, ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर मैंने मेंशन कर दिया है. आप मेरी ऐप इंस्टॉल कर सकते हो, IEC डब्ल्यू क्लासेस. वहाँ आपको ये सारे नोट्स मिल जाएंगे, वहाँ से आप ये क्वेश्चन रेफर कर लेना. कोई डाउट हो उसमें डेफिनेटली यू कैन आस्क मी आउट. वीडियो अच्छी लगी, सो डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट एंड शेयर ऑन इट. थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे.